हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य रचना में हम वाक्य के भेद के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य भेद आज आपको बताने जा रहे हैं। वैसे तो वाक्य भेद दो प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। यहाँ हम केवल रचना के आधार पर वाक्यों के अंतर्गत चर्चा करेंगे, जिनके मुख्यतः तीन भेद हैं। एक सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, इसको मिश्र वाक्य भी कहते हैं, और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य के अंतर्गत एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। सबसे बड़ी पहचान, इसमें कोई उपवाक्य नहीं होता है। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, राम खेलता है, मोहन विद्यालय जाता है, मछली तैर रही है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, जैसा कि इसको पहले बताया गया है। तो वाक्य में उद्देश्य और विधेय अलग करने के लिए यहाँ पर थोड़ा हम जानकारी देना चाहेंगे कि जो वाक्य में कर्ता होता है वो उसका उद्देश्य होता है, और बाकी जो कुछ भी उसके वाक्य के अंतर्गत कर्म या क्रिया होती है वो सब उसका विधेय होता है। अब यहाँ देखते हैं, मछली तैर रही है। इसमें मछली जो है कर्ता है और तैर रही है ये क्रिया है, और इस तरह इस वाक्य में उद्देश्य हो गया मछली और तैर रही है हो गया विधेय। बच्चों को एक बात और समझ में आनी चाहिए कि जब हम किसी वाक्य से ये ढूंढते हैं कि कर्ता कौन है और क्रिया कौन है और कर्म कौन है, तो हम अच्छी तरह से उद्देश्य और विधेय को पहचान सकते हैं। इसके लिए एक सूत्र है कि कौन प्रश्न से कर्ता आए, क्या से कर्म बताते हैं, करना रहना पाया जाए, क्रिया उसे कहलाते हैं। मतलब इसका ये हो गया कि किसी वाक्य में यदि हम कौन का प्रश्न कर दें और जो उत्तर आए वो उसका कर्ता होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया, मछली तैर रही है। अगर इस वाक्य में हम कौन का प्रश्न करते हैं, कौन तैर रही है, तो उत्तर आएगा मछली, इसलिए मछली कर्ता हुई, और इसीलिए कर्ता ही उद्देश्य होता है, इसलिए यहाँ पर ये उद्देश्य मछली है। ये बात आपको समझनी चाहिए। अब इसके बाद में क्या से कर्म बताते हैं कि वाक्य में कर्म अगर है तो अगर उसमें क्या का प्रश्न कर दें या कहाँ का प्रश्न कर दें तो उसमें से कर्म निकल आता है, और करना रहना पाया जाए क्रिया उसे कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ तो इस वाक्य में कर्म नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया है। जैसे एक दूसरा उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें हम अगर इस फार्मूला को अपनाएं, कौन पुस्तक पढ़ता है, उत्तर आएगा राम, अर्थात राम इसमें करता है। राम क्या पढ़ता है, क्या का प्रश्न लगाने से हमें कर्म मिल जाता है, तो राम क्या पढ़ता है, उत्तर आता है राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक हो जाएगी कर्म। और कोई भी काम, करना रहना खाना पीना उठना बैठना सोना जगना, जितने भी तरह के कार्य हैं वो सारी क्रिया कहलाती है। क्रिया मतलब ये होता है कर कार्य। तो यहाँ पर तैरना मछली का काम है तो तैर रही है, राम का काम पढ़ना है तो पढ़ रहा है। इस तरह से हम वाक्य से कर्ता, कर और क्रिया को भी ढूंढ सकते हैं इस सूत्र के या फार्मूला के आधार पर, और अच्छी तरह से हमको उद्देश्य और विधेय अलग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो सरल वाक्य है उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, मतलब कर्ता और क्रिया होती है, उसमें कोई उपवाक्य नहीं होता है। ऐसे और कई उदाहरण दे सकते हैं, राम पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम विद्यालय जाता है, राम खेल खेलता है, राम बाजार जाता है। तरह तरह के उदाहरण दे करके हम सरल वाक्य को समझा सकते हैं। अब इसमें दूसरा जो वाक्य है, मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब सरल वाक्य में था कि एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, कोई उपवाक्य नहीं होता है। लेकिन मिश्र वाक्य में
एक मुख्य उपवाक्य होता है जिसे हम प्रधान उपवाक्य भी कहते हैं, और इसमें दो उपवाक्य होते हैं। दो उपवाक्य एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, अर्थात एक उपवाक्य मुख्य उपवाक्य होता है जिसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं, और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। तो इस तरह एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य मिल करके एक मिश्रित वाक्य बनता है। मिश्र मतलब होता है मिला हुआ, मतलब जो वाक्य है मिश्रित, उसमें जो दो उपवाक्य हैं वो एक दूसरे पर आश्रित है, अर्थात एक कथन दूसरे पर आश्रित है। जैसे उदाहरण के तौर पर राम ने कहा कि मैं विद्यालय जाता हूँ। अब यहाँ राम ने कहा, ये एक मुख्य वाक्य है कि मैं विद्यालय जाता हूँ, आश्रित उपवाक्य है। लेकिन राम ने कहा और क्या कहा अभी पता नहीं चल रहा, जब तक कि अगला वाला वाक्य आश्रित है, इस पर मुख्य उपवाक्य जब तक नहीं जुड़ जाएगा। तो राम ने कहा कि मैं विद्यालय जाता हूँ, तो इस तरह से राम का कथन तब पूर्ण हुआ, वाक्य तब पूर्ण हुआ जब उसने बता दिया कि मैं विद्यालय जाता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, राम ने कहा और मैं विद्यालय जाता हूँ के बीच में एक शब्द है कि, इसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो इस तरह से ये जो मिश्र वाक्य हैं, दो उपवाक्य होते हैं, इसकी पहचान है। पहला तो इसमें दो उपवाक्य होते हैं, एक मुख्य उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, और दोनों उपवाक्य किसी न किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, और एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड भी कह सकते हैं। तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि उसको पूरा ना कहा जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जो समुच्चय बोधक अव्यय की बात करते हैं, तो इसमें है किंतु, परंतु, कि, जहाँ, जैसे, क्योंकि, इसलिए, ये सारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अब एक उदाहरण देखिए, मैं जानता हूँ कि वो ईमानदार है। अब यहाँ मैं जानता हूँ एक आश्रित उपवाक्य है, मैं जानता हूँ एक उपवाक्य है, और वो ईमानदार है एक उपवाक्य है, अर्थात दो उपवाक्य हैं, लेकिन इसमें मुख्य उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है। तो इस तरह से एक मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य मिलकर के एक मिश्र वाक्य बनते हैं। और अब एक चीज इसमें और पूछी जाती है कि आश्रित उपवाक्य का भेद बताइए। तो मुख्यतः आश्रित उपवाक्य कुल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, और दूसरा होता है विशेषण आश्रित उपवाक्य, और तीसरा होता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। मतलब संज्ञा, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है। यहाँ देखिए, मैं जानता हूँ कि वो ईमानदार है। अब मैं जानता हूँ मुख्य वाक्य है, और कि समुच्चय बोधक अव्यय है, वो ईमानदार है आश्रित उपवाक्य है। तो यहाँ पर आश्रित उपवाक्य में जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा से संबंधित है उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं, और जो विशेषण से संबंधित है वो विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे ये वही लड़का है जो कल गाना गा रहा था, तो यहाँ पर ये वही लड़का है एक उपवाक्य हो गया, जो कल गाना गा रहा था दूसरा उपवाक्य हो गया। तब यहाँ पर जो आश्रित उपवाक्य है तो उसमें जो उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसमें आश्रित उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। और तीसरा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जाए, ऐसा आश्रित उपवाक्य जिसमें क्रिया की विशेषता हो वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं, और उसमें एक मुख्य वाक्य दूसरा आश्रित होता है। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। और इस तरह से ये दोनों उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय, जैसा कि इसमें दिया गया है
कि, परंतु, किंतु, जैसे, क्योंकि, इसलिए से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर अब तीसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं लेकिन स्वतंत्र होते हैं। थोड़ा अंतर है, मिश्र वाक्य में भी एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं, लेकिन एक मुख्य होता है, दूसरा आश्रित होता है। लेकिन संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य या दो से अधिक उपवाक्य भी हो सकते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र होते हैं, वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, अर्थात वहाँ कोई मुख्य और आश्रित उपवाक्य नहीं होता। ये मुख्यतः संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर है। जब कभी पूछा जाए कि मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में क्या अंतर है, तो हमको ये बताना होगा कि मिश्र वाक्य में दो उपवाक्य तो होते हैं, लेकिन एक मुख्य होता है, दूसरा आश्रित होता है। लेकिन जबकि संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, लेकिन दोनों स्वतंत्र वाक्य होते हैं। तीसरी कंडीशन दोनों में बराबर है, दोनों समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। अब जैसे राम घर गया और पढ़ने लगा, तो राम घर गया एक काम किया, एक उपवाक्य हो गया, और जो है समुच्चय बोधक अव्यय है, और पढ़ने लगा दूसरा काम हो गया, दूसरा उपवाक्य हो गया। ये दोनों वाक्य स्वतंत्र है। वो विद्यालय गया और खेलने लगा, तो विद्यालय गया एक स्वतंत्र उपवाक्य हो गया और खेलने लगा दूसरा। तो इस तरह मोहन बाजार गया और लौट आया, तो बाजार जाने का काम और लौटने का काम। इस तरह जितने भी तरह के संयुक्त वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, उन दोनों में समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जैसे कि गार्ड ने सीटी दी और ट्रेन चल पड़ी, तो सीटी देने काम एक हो गया, ट्रेन चल पड़ी दूसरा हो गया, दोनों उपवाक्य हो गए, लेकिन दोनों स्वतंत्र हैं। तो इस तरह से हम सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य की पहचान कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो समझने की बात है, ध्यान देने की बात है कि रचना के आधार पर ये तीन प्रकार के जो वाक्य हैं, ये इनमें पहला हम अगर पुनरावृत्ति के रूप में आपको बताना चाहें तो ये कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, कोई उपवाक्य नहीं होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं पुस्तकालय जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, वो गाना गाती है। मिश्रित वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, अर्थात एक मुख्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे राम ने कहा कि मैं विद्यालय जाता हूँ, तो राम ने कहा एक, और दूसरा हो गया कि मैं विद्यालय जाता हूँ, दूसरा उपवाक्य और की समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है। तीसरा संयुक्त वाक्य में भी दो उपवाक्य होते हैं। विशेष अंतर यह है कि दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, दोनों उपवाक्य अपने आप में समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जैसे गार्ड ने सीटी दी एक उपवाक्य और समुच्चय बोधक अव्यय, ट्रेन चल पड़ी दूसरा उपवाक्य। इस तरह हम समझ सकते हैं सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य की रचना करना। तो आगे के लिए हम हमेशा ध्यान देंगे कि हमको इन वाक्यों को समझने के लिए थोड़ा सा अपने आप को बनाना पड़ेगा कि संज्ञा और क्रिया को भी समझना पड़ेगा, जैसा कि बताया गया था। धन्यवाद।